जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस 2021 के पेपर फोर्थ पर, और उसको देख करके आपको आने वाला जबरदस्त मजा। और कुछ चीज मैं इस पर आपको बताने वाला हूँ कि साहब, बहुत कुछ बदल चुका है। सचेत हो जाओ। केवल प्रीलिम्स निकालना लक्ष्य नहीं है, आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है। और उसी संदर्भ में ये कह रहा हूँ कि बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। और अगर ये प्रक्रिया आगे जारी रही, और उसके जारी रहने की संभावना है, तो आपको बहुत मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और अपनी तैयारी को एक अच्छा लेवल देना ही पड़ेगा। क्योंकि पीएससी मान के चलो कि बदल गया। ठीक। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? पेपर फोर्थ अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर, और बिल्कुल लीक से हटके वाला पेपर है ये। लीक से हटके क्यों कहा, ये भी बता देता हूं मैं। और इस पेपर को आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि ये एमपीपीएससी का पेपर है कि यूपीएससी का पेपर है। अंतर कर पाना थोड़ी सा मुश्किल हो जाएगा कहीं ना कहीं। मैंने कहा कि बदलाव काफी आ गया है मुख्य परीक्षा को लेकर के एमपीपीएससी में। 2020 और 2021 का जो मेंस का पेपर है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। 2020 वाला मेंस का भी पेपर काफी टफ थे, हालांकि वो इतने नहीं थे जितने इस बार आए हुए हैं। और उसमें आपने जो लिस्ट देखी होगी, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वगैरह होंगे, उनमें से जब आप फाइनल देखोगे, टोटल कट कट ऑफ मार्क्स देखोगे आप, तो आप इस बात को पाओगे कि पहले की अपेक्षा कम गया है मेंस का। और उसके बावजूद भी बहुत अच्छे अच्छे पद मिले हैं लोगों को। तो वजह क्या है? वजह यह है कि कई पेपर तो लोगों के रुक गए होंगे। क्यों? क्योंकि इतने टफ थे, क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए होंगे। और उसी के दर्शन अब आपको यहाँ पर होने वाले हैं। हालांकि ये पेपर फिर भी बन गया होगा, बट इसकी जो प्रवृत्ति है, तीन चार पॉइंटों पर मैं इसमें चर्चा करना चाहूंगा, आपको दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले तो आप कुछ क्वेश्चन आखिरी का देख लें। ये दिया हुआ है आपको। केस स्टडी से ही शुरुआत करते हैं साहब। ठीक है। केस स्टडी आपको दिया हुआ है यहाँ पर। उपखंड 4.1 4.2 ऐसे करके दिया हुआ है। आदर्श शब्द सीमा वगैरह आपको 100 वर्ड्स दी गई है साहब। ठीक है। पढ़ेंगे आप इसको। सिद्धार्थ ने ग्रामीण इलाकों में रथ को देखा सवारी करते, और ठीक, बूढ़ा आदमी, बीमार, मृत व्यक्ति, बाद में सन्यासी तपस्वी के पास आए। ठीक, पढ़िएगा इस पैराग्राफ को बहुत आराम से। लिंक ही नहीं बनेगा आपका इसको पढ़ने में, हिंदी मीडियम विशेषकर बता रहा हूं मैं, कि लिंक ही नहीं बन पाएगा कि साहब कहना क्या चाह रहे हैं वहां पर। आप पढ़कर देख लीजिए इस चीज को, कि वहां से लेकर के आप यहाँ तक का पढ़िए, और समझ के देखिए कि क्या इसका मीनिंग निकल रहा है, सेंटेंस फॉर्मेशन किस प्रकार की है। उन्होंने अपनी यात्राओं में एक बूढ़े आदमी, बीमार आदमी और एक लाश के भयानक दृश्यों का सामना किया। वह बुढ़ापे और बीमारी और मृत्यु के निराशाजनक चित्रण से बहुत परेशान थे। बाद में वह बाद में वह दुनिया को छोड़ने के बाद दर्द और मृत्यु के भय से मुक्ति की तलाश में एक भटकते हुए तपस्वी के पास आए। बाद में वह दुनिया को छोड़ने के बाद, क्या मतलब हुआ इसका? बताइएगा। थोड़ी देर के लिए वह महल में रहने के लिए वापस चले गए, लेकिन वह वहां बहुत खुश नहीं थे। यहां तक कि उनके बेटे के जन्म की खबर भी उन्हें थोड़ी देर के लिए और फिर काफी समय रहे वाली बात, सेंटेंस सेट नहीं होगा। अपने रियासती पोशाक के बजाय भिखारी का चोला पहन लिया। आत्मज्ञान के लिए अपनी खोज शुरू कर दी। सम्मानित आचार्य के साथ चर्चा की साहब जी। फिर उन्होंने 5 विषयों के साथ आत्मज्ञान के लिए स्वतंत्रता खोज शुरू की। क्या मतलब है? ठीक। और आगे मानसिक अनुशासन इत्यादि वगैरह वाली बात अब आएगी। ठीक है। उन्हें समझ में आया कि मानसिक अनुशासन रिहाई की कुंजी है। ठीक है। उन्होंने एक पवित्र अंजीर के पेड़ के नीचे, कौन सा पेड़? अंजीर के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। ठीक। एक नया ही आपको तथ्य मिला होगा वहां पर, अंजीर के पेड़ के नीचे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शा रही हैं। आप देखें पूरा का पूरा सेंटेंस, जिसमें बुराई को केवल मारा नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है विनाश, और जो मानव इच्छाओं के लिए खड़ा है।
पूरा का पूरा आप जब पढ़ेंगे तो उसका भावार्थ निकालना बहुत मुश्किल होगा, लगेगा कि गूगल से ट्रांसलेट किया गया, पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर से ट्रांसलेट किया गया है। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं फाइंड आउट होने वाली, मैं आपको ये बता रहा था बात, लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अब जब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो अब आप इसके क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, लगे हाथ। चलिए, आत्मज्ञान की अपनी खोज में बुद्ध ने 4 महान सत्यों की खोज की और उन्होंने उन्हें सिखाया गया, हालांकि उन्हें बौद्धों द्वारा एक धर्म के रूप में पढ़ाया गया था। समझाइए कि इस पहलू में बौद्ध धर्म एक दर्शन है या धर्म, यानी कि पैसेज पर बेस्ड आपको केस स्टडी करनी है, और जब आप इसको लिखोगे तो आप अपने तरफ से दिमाग तो लगाओगे ही लिखने के लिए, क्योंकि ये अनसीन पैसेज तो है नहीं। और जब आप लगाओगे, अपने तरफ से तथ्यों को ऐड करोगे बहुत सारे, जो कि उसमें दिए नहीं है, उसका लिंक नहीं दिया है, तो फिर 2 बातें होंगी, या तो कोई आपके आंसर से सहमत होगा, और दूसरी उसके पास में भरपूर अधिकार है कि वो आपके आंसर से बिल्कुल सहमत नहीं, उठा के काट भी दिया जाएगा, 0 नंबर भी हो सकते हैं। ये है इसका खतरनाक पहलू जो मैं बताना चाह रहा था। शासन और बौद्ध सिद्धांत का प्रयोग कैसे करेंगे, फिर भी बना लोगे कि अनुशासन वाली बात कही, समाज कल्याण के लिए गृह त्याग वाली बात कही, बनाने। बौद्ध धर्म कर्म के रूप में क्या परिभाषित करता है, डायरेक्टली कहीं भी नहीं मिलेगा, मन के अनुशासन के माध्यम से है। क्वेश्चन देखिए सेट नहीं हो पाएगा। मध्यम मार्ग किसे कहा जाता है, मिलेगा ही नहीं आपको, कि उसका कोई एक छोटा सा लिंक मिल जाए, वर्ड मिल जाएगा, लिंक नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए, तो ये थे आपके केस स्टडी नंबर 1। केस स्टडी नंबर 2 पर भी आ जाइए, देख लीजिए। तो पहली वाली केस स्टडी को पढ़ा आपने तो उसमें समझ में आया होगा आपको, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी और उसके दर्जे वाली बात, ये आपको याद दिलाएगा जो यूपीएससी में 2011 से लेकर 2014-15 तक हुआ, उसकी याद दिला देगा आपको। और उस समय हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ में क्या हुआ था कि साहब क्वालिफाइंग मार्क्स ला पाना मुश्किल हो जाता था सी सेट में। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से अब हिंदी भाषा का विकास होकर ही रहेगा। मैरी और टॉम अपनी छुट्टी की पहली शाम को रात खाने के लिए बाहर जाने के लिए अपने होटल से निकल गए, निकल गए। ठीक है, एक आदमी पीछे से टॉम के पीछे पहुंचा, क्योंकि वे फुटपाथ पर बत्ती बदलने का इंतजार कर रहे थे, लाइट वाइट हुई, रेड लाइट रही होगी, सिग्नल विग्नल, ताकि वे सड़क पार कर सके। टॉम की बाहों को उस आदमी ने अपनी तरफ से रोक लिया, जिसने मैरी की गर्दन पर एक हाथ भी लपेटा। क्या मतलब हुआ इसका, समझिएगा आराम से, समय है आपके पास में। ठीक, टॉम के खुद को मुक्त कराने के प्रयासों के बावजूद एक युवा महिला ने जल्दी से उठाया, और जल्दी से मैरी का पर्स और टॉम का बटुआ अपने हाथ से चुरा लिया। ठीक है, अब आपको पूरा इस तरह से पढ़ना, बहुत सारी चीजें इसमें क्या क्या बताया जाए, पूरा का पूरा पढ़िएगा। ठीक, जब टॉम और मैरी ने रिसेप्शनिस्ट को बताया कि क्या हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, तो वह हैरान था। कौन, रिसेप्शनिस्ट वाला लड़का, लड़की, या खुद टॉम, यानी टॉम था यहाँ, लेकिन ठीक हैरान था, और पुलिस को फोन करने से पहले उन्हें पे की पेशकश की, पे की, कोल्ड ड्रिंक्स की, पानी वगैरह इत्यादि की पेशकश की। मैरी कांपने लगी, बेचैन महसूस करने लगी। जब पुलिस दिखाई दी तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोम के पुलिस स्टेशन केंद्र में ले आए। जैसे ही वे अपने होटल में वापस आए, अस्थिरता कम होने लगी, और इसके बजाय हर कोई परेशानी महसूस करने लगा कि उन्हें हमले के लिए निशाना बनाया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आई। टॉम ज्यादा सोचने या बोलने में असमर्थ था। पूरे पैराग्राफ से तो अभी तक समझ में नहीं आया कि टॉम भी ज्यादा असमर्थ था, मैरी तो थी। टॉम ने आराम किया जब वे अपने कमरे में वापस आ गए। तो पहले वापस आए, आराम किया, बिस्तर पर सोए। क्या हुआ, टॉम ने आराम किया जब वे अपने कमरे में वापस आ गए और बिस्तर पर सो गए। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए आप, ये साफ दर्शा रहा है ना। मैरी सो नहीं पा रही थी और रात का अधिकांश समय जागते हुए बिताती थी, अपने सिर में घटनाओं को दोहराती थी, यानी उसके मन में आ रही होंगी वो घटनाएं, पर अपने सिर में घटनाओं को दोहराती थी। भले ही मैरी और टॉम शारीरिक रूप से बिना किसी नुकसान के थे,
बिना किसी नुकसान के शारीरिक रूप से, लेकिन वे दोनों तनावपूर्ण परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रतिक्रिया कर रहे थे। कितना बेहतरीन भाव प्रवणता के साथ में पूरा का पूरा पैसेज आपको मिला है। बात यहाँ खत्म नहीं होती, लेकिन अब बात शुरू होगी यहाँ से। पढ़ लिया होगा भावार्थ, समझिए और बनाइए। 20 नंबर के हैं इसमें साहब, ठीक है। चलिए, भावनाएं जटिल चीजें हैं। मैरी इतना गुस्सा और डरी हुई क्यों थी? डरी हुई तो थी, पूरे पैराग्राफ में समझ में आ गया होगा। गुस्सा आप उसके हाव भाव भंगिमा से पहचानिए, ठीक है। भावनात्मक अनुभवों के शारीरिक और मानसिक घटक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कैसे करते हैं? आसान है, लिंक्ड है, बन जाएगा। आप उस स्थिति में क्या करते साहब? ठीक है, अपने विचार उल्लेख कर देंगे। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र शरीर को आराम करने में कैसे मदद करता है? यानी अपना सामान्य ज्ञान भी आपको उसके साथ साथ ऐड करना है और इन चीजों की समझ होनी चाहिए। तो यूनिट केस स्टडी की, एथिक्स पेपर 4 की, उसके साथ साथ ये भी चीजें हैं। केस स्टडी के संदर्भ में बताएं कि दो भिन्न व्यक्ति एक स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। टॉम और मैरी का व्यवहार अलग अलग था, थोड़ी बहुत उनमें अंतर रहा होगा उस संदर्भ में। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा पहले भी हो चुका है, हालांकि 2019 समथिंग मेंस में भी ऐसा था कि आपको अलग से अपने तरफ से कुछ चीजें ऐड करनी थी, बट कम से कम उनका लिंकअप होना चाहिए वहां पर। तो ये दो केस स्टडी अनुमान लगा लीजिए। एक केस स्टडी 20 नंबर, दोनों हो गई 40 नंबर की, ठीक। पढ़ने पर ही आपको लिंक ही नहीं मिल पा रहा ढंग से। पैराग्राफ चाहे सेंटेंस फॉर्मेशन, चाहे उसकी ग्रामेटिकल सेक्शन हो, चाहे वर्ड फॉर्मेशन वगैरह हो, सेट ही नहीं हो रहा। हिंदी में, इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी में नहीं हो। इसका मतलब है कि हिंदी पढ़ने के बाद में आपको फिर से इंग्लिश पढ़ना है। तो ये वो चीजें हैं। अब बताइए इससे प्रभावित होगा कि नहीं होगा आपका आंसर और चीजें। आगे बढ़ते हैं। और ये तो कोई बात ही नहीं है यहाँ तो कुछ तथ्यों को लेकर के। अब मैंने कहा कि ना केवल यह अजीब था, बड़ा ऑड था, बल्कि ये पेपर बहुत ही टफ भी था और लीक से काफी हटके भी था और पूरा का पूरा पेपर एनालिटिकल भी था। देखते हैं। इंदम प्रत्ययता सुना भी नहीं होगा। प्लेटो के अनुसार कौन सा प्रत्यय? लिख देंगे फिर भी, न्याय, ज्ञान, विवेक इत्यादि वगैरह के बारे में। यूनानी दार्शनिक ज्ञान को अरस्तु। वह एक और ओंकार स्वरूप है, आदि पुरुष और अकाल है। गुरु नानक जी के बारे में बात हो रही है। प्रक्रिया के 3 अंग बताइए। लीक से हटके क्वेश्चन। मनोवृत्ति की परिभाषा भी, क्षमता ठीक है, रूढ़िवादिता ठीक है, मेरा 16 भी ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नैतिक दुविधा इजी क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स वाले हैं, फिर भी इजी हैं। अब आइए आप इस पर 50 शब्द में आपको लिखना है। 5 अंकों का एक एक है आपको। सुनहरे मध्यम मार्ग, स्वामी विवेकानंद जी का समाजवाद, सिविल सेवा और निष्पक्षता के महत्व, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। बुद्धि का अर्थ सामयिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताएं, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, ये आपको बनाने पड़ेंगे वहां पर। जैसे पहले फ्लैट क्वेश्चंस आ रहे थे ना, वो नहीं है। अखिल भारतीय सेवा नियम 1968 में शासन का अर्थ, जितनी शासकीय बॉडी सभी से है वहां पर। भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र का समझौता, यूएन कॉक के बारे में, ठीक है। ये आपको दिए गए क्वेश्चन है, ये फिर भी चल जाएंगे काम। उसके बाद में आप देखिए, अब यहां से जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है, 80 मार्क्स का है ये सेक्शन, ठीक। और आपको ये दिया गया है, चारों के आंसर आपको लिखने हैं और एक एक आंसर 20-20 नंबर का है। 200 वर्ड्स लिमिट, ये सबसे टफेस्ट है। रीजन बता देता हूं क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। शंकराचार्य के विवर्तवाद सिद्धांत विषयक मत की चर्चा कीजिए, बहुत ही रेयरेस्ट सुना होगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अर्थ में प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, लीक से हटके क्वेश्चन है। शासन और लोक सेवा में प्रभावशाली नैतिक मापदंडों को कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है? निबंधात्मक प्रकृति का बना दोगे। फिर आ गया वापस में यूएन कॉक, लेकिन यूएन कॉक में क्या बताना है? प्रस्तावना का वर्णन करना है आपको। यूएन कॉक बस का नहीं करना है कि पूरा उठा के यूएन कॉक में जितना पड़े वो छाप दिया।
उसकी प्रस्तावना। कि साहब ये जो पूरा का पूरा चार्टर बना हुआ है, 8 अध्याय हैं इसमें, 71 अनुच्छेद हैं, उन पर नहीं, प्रस्तावना पर बात करनी है आपको, प्रियम्बल पर बात करनी है। टफ था ये क्वेश्चन, काफी टफ था लिखने को लेकर के, कॉमन सेंस लगा लगा करके और तुक्का मार मार के लिखना पड़ जाएगा इस चीज को। तो ये है वो आपका पूरा का पूरा पेपर जो अभी तक आपने देखा। काफी क्वेश्चन इसमें छूटा की संभावना है, लिख तो देंगे लेकिन लिखने में सटीकता या उतना विश्वास नहीं कह सकते कि नहीं बोले हाँ सही लिख के आए, बोले लिखकर तो एकदम प्रत्ययता भी आए हैं, पर लिख के बस आ गए हैं, खाना पूर्ति वाली बात है ना। इदम यानी होता है यह, प्रत्ययता यानी होता है कारण, कॉज, उसके लिए कहा जाता है बुद्ध कार्य कारण, ये चीजें हैं वो। तो जब आप इसको देखोगे, खासकर डिटेल्ड वाले ये जो क्वेश्चंस हैं, ये चीजें, अरविंदो की विकास प्रक्रिया 3 अंग, बहुत लेंदी है ये अपने आप में। अखिल भारतीय सेवा नियम शासन, बाकी भी जो क्वेश्चन है तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है। जैसे कहा जाए कि भ्रष्टाचार को किस तरह से वर्गीकृत किया जाएगा, कैसे वर्गीकृत करोगे, प्राइवेट क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र में भी बोले साहब विभागों के अनुसार बांट दोगे, बोले साहब राजस्व विभाग का, पुलिस प्रशासन का, रक्षा क्षेत्र का, ऐसे करके बांटेंगे आप, ये चीजें हैं। परिचय दीजिए यहाँ था, जबकि वहां पर वो प्रस्तावना है। तो ये तो आपको बहुत विचार करके लिखना है। जैसे क्वेश्चन लग रहा होगा ना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अर्थ एवं प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत टफ क्वेश्चन है ये, यदि लिखने की बारी आएगी तो विचार करना पड़ेगा आपको, बार बार इसकी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की फ्रेमिंग रखनी पड़ेगी दिमाग में, और उस दौरान में ही आप इस चीज को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। शासन और लोक सेवाओं में प्रभावशाली नैतिक मापदंडों को कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है। नैतिक मापदंडों को, प्रभावशाली नैतिक मापदंडों किसमें, शासन और लोक सेवा में बनाना पड़ेगा आपको इसका आंसर। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर लिखेंगे तो ये टफ है कहीं ना कहीं, प्रस्तावना टफ है, ये चीज बनाना पड़ेगा, इसमें आपको आंसर को फ्रेम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा बार। तो अभी तक जैसा पेपर होता रहा एमपीपीएससी में कि उनको ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे और बहुत ही बेसिक से सवाल हो जाया करते थे, उससे स्तर काफी चेंज हो चुका है, काफी ऊपर उठ चुका है, और सीधे साफ शब्दों में काफी बदल चुका है स्वरूप। अगर आप इसको स्कोर करना चाहते हैं या इसमें अच्छे नंबर चाहते हैं या और टफ पेपर आ जाए तो पासिंग मार्क्स यदि चाहते हैं, तो एक एक चीज आपको तैयार करनी पड़ेगी, ना केवल फैक्चुअल एस्पेक्ट पर, ना केवल ट्रेडिशनल एस्पेक्ट पर, बल्कि कॉन्सेप्चुअल समझ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेखन शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए, पहले से भी आप इस प्रकार के, कहना चाहिए कि विचारात्मक जो भी पैराग्राफ्स वगैरह हैं उनकी लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब इसको लिखेंगे। अदरवाइज लय नहीं बन पाएगी, बार बार ऊपर से नीचे तक की जो लय होती, तारतम्य होता है, वो बन नहीं पाएगा, ये टफ होगा। मेरा मानना है कि ये 60% ये जो पेपर था ये टफ था, और 40% क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। केस स्टडी को देख करके निराशा तो हुई, और खासकर उससे बिल्कुल याद आ गई, यूपीएससी में वो जो गूगल ट्रांसलेटर होता था ना, क्वेश्चन आते थे जैसे, बोले लोहे के पौधे की स्थापना की, तो बोले साहब इंग्लिश वर्जन पढ़ो तब समझ आता, अच्छा स्टील प्लांट के बारे में बात हो रही है, 1956 में 3 लोहे के पौधों की स्थापना की गई। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा दुर्गापुर, राउरकेला, तारा, आपका यहाँ 3 स्टील प्लांट की स्थापना की गई, ये कहना चाह रहे हैं। डबल ट्रिपल मेहनत हो जाती, सिर दर्द की सिचुएशन आती थी, इस बार वो स्थिति हमको देखने के लिए मिली, और कहीं ना कहीं ये प्रभावित तो करेगी, ये रिजल्ट को, और विद्यार्थियों को हिंदी मीडियम के विशेषकर उनको तो प्रभावित करेगी ही करेगी। और ये प्रवृत्तियां देखी गई हैं पहले भी, पर उनका जो मात्रा थी वो कम थी, अब ये बढ़ी है। तो ओवरऑल पेपर आपके सामने है, बहुत अच्छे से आपने उसको देख लिया होगा, आराम से विचार करिएगा। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि यदि आप एमपीपीएससी को लेकर के वाकई में सीरियस है और क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस को
बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ना केवल प्रीलिम्स बदल गया है बल्कि मेंस भी बदला है। प्रीलिम्स में पेपर फिर भी मीडियम रेंज का आया, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, लगा था कि हाँ कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन हुआ क्या, कट ऑफ ज्यादा गया। तो पेपर भी टफ या मिड के ऊपर कहना चाहिए, उसके बावजूद भी कट ऑफ ज्यादा, कंपटीशन लगातार बढ़ा है, बढ़ रहा है। वो प्री था उसमें फिर भी है कि ये वाले आंसर अपना सही है या ना सही है ही है। ये तो मेंस है, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है वहां पर, आपकी विचारधारा, आपके शब्द, आपके वाक्य विन्यास, आपके दृष्टिकोण से क्या मालूम वो चीज सहमत हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। और फिर 5 में से आपको 4 नंबर दे रहे हैं, 5 नंबर दे रहे हैं, या 5 में से 1 नंबर आपको दे रहे हैं, ये स्थिति हो जाएगी। वहां पर प्रीलिम्स परीक्षा के जैसे ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, और ना ही इतनी अवेयरनेस होती है कि साहब उस चीज को उठा करके कोई चैलेंज करेगा, ना ही आरटीआई के दायरे में आने वाला है वो। ठीक है, बहुत सीरियस होने की और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की इसमें कहीं ना कहीं जरूरत है। और इसको इस बात से मैं आपको कंप्लीट करूंगा कि साहब इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो, आपको अच्छे मार्गदर्शन में रहना पड़ेगा। आप सोचो कि हाँ बहुत सिंपल सिंपल सा आता और इसी तरह से पढ़ के अपन बना देंगे, तो नहीं है साहब। ये इसमें बहुत हार्ड वर्क लगेगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लगेगी, कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा साहब। ये चीज लगेगी ही लगेगी, है ना। तब जाकर के ये काफी अच्छे से तैयारी होगी। प्लस आंसर राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस, आपको गुणवत्ता परक आंसर राइटिंग, खाना पूर्ति वाली नहीं, यहाँ बोले केवल टेस्ट सीरीज में बस अपन लिख के आए हैं। वहां टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत अलग है। अभी तक दी होंगी टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी के नाम पर, उनमें से कितनी इन मानकों पर या इसके आसपास आती हैं बताइएगा। इस तरह के क्वेश्चनों की राइटिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये पूरे पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहलाते हैं साहब जी। और इसके लिए आपको एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, वो आपको हमारे यहाँ पर मिल सकता है। एमपीपीएससी मेंस का बैच चल रहा है, प्रीलिम्स का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, 1 ईयर वाला बैच चल रहा है, प्री कम मेंस वाला, स्पेशली मेंस। और इस बार मेंस के पेपर 3rd मैं स्वयं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल बिना देर करे ज्वाइन कर लो। जिन जिन को 2022 का मेंस देना है, अलर्ट हो जाओ साहब जी। 4 महीने के बाद में फिर आपको, 3 से 4 महीने के बाद में फिर आपको यही मेंस देना है। और अगर इस लेवल पर पेपर आने वाला है तो मान के चलो कि 4 महीने कम है, बहुत अच्छे से जान लो 4 महीने भी कम है। आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा इन चीजों को। और मेंस बिल्कुल अलग चीज है साहब, मेंस बिल्कुल अलग चीज है। पढ़ते बहुत सारा है, उसके स्थान पर कुछ और तरीके से बहुत कम कम पढ़ना है, बहुत अलग तरीके से लिखना है, वो बिल्कुल ही अलग चीज है ना। वरना इतना भी समय नहीं होता, इतना बड़ा सिलेबस होता है कि कल पेपर है और सोचें कि कोई एक आध पतली सी बुकलेट भी पलटा लें, रिवीजन कर लें, पूरी तरह से वो भी नहीं देख पाएंगे। तो उसका मतलब है तैयारी ये होनी चाहिए आपकी कि साहब 30 तारीख से मेंस है, तो 25 तारीख तक आप पूरी तैयारी वैयारी करके सारी चीजों को पढ़ बढ़ करके 25-27 तारीख तक बैठ गए हो। अब सीधे ये है कि बस अब सीधे जाकर के लिखने लिखने वाली बात है, ये है। बहुत कम फैक्ट देखने को मिलेंगे आपको इसमें, इस पेपर में फैक्ट्स वगैरह को। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, निबंधात्मक अप्रोच, दृष्टिकोण बार बार ये देखने को मिला। तो स्वरूप बहुत बदल गया, मैं बस आपको यही बताना चाह रहा था। स्टडी करिएगा, बताइएगा इस विषय को लेकर के आपके क्या विचार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।